हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? होप आप लोग अच्छा कर रहे होगे। मैं अनिकेत चौरसिया आपके लिए लाया हूँ आज पहला लेक्चर जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी नेट के लिए आपको यूनिट 1 को थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करते हुए हम पढ़ाएंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहली यूनिट का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये फर्स्ट यूनिट है हमारे यूजीसी नेट की, जिसमें हम पढ़ेंगे विल्सन को। विल्सन का विजन क्या था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना है, साथ में स्कोप, मीनिंग और बहुत सारी चीजें पढ़नी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनपीएम और ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। चलिए आते हैं अपने पहले पॉइंट पे, जो कि हमारा विल्सन। विल्सन को हम क्यों जानते हैं? फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे। ऐसा इन्होंने क्या किया था कि फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टैग इन्हें दिया गया है? देखिए दोस्तों, अगर फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोला जा रहा है तो कोई ना कोई तो खासियत होगी इनकी राइटिंग में, जो इन्होंने अपने एस्से में दिखलाई होगी, जिसके कारण पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस के डोमेन से अलग किया गया है ना। तो हम जानते हैं कि इनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए कहा जा रहा है। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस के स्फीयर से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग किया। पॉलिटिकल साइंस जो है वो बहुत ही पुराना सब्जेक्ट है, एज अ डिसिप्लिन भी बहुत पुराना है। वो जब से सिविलाइजेशन है तब से हम मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस है, और उसके ही अंडर में एक टॉपिक होता था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, जब इन्होंने अपना एस्से रिलीज किया, इन्होंने अपना एस्से द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में जब इन्होंने लिखा और पब्लिश कराया, तो उसके बाद में यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में बाहर निकला। पॉलिटिकल साइंस से निकल आया क्या? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो गया बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस की जड़ों से। ठीक है, विल्सन के एस्से का नाम क्या था? पहले तो ये जानते हैं, विल्सन के एस्से का नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विल्सन के एस्से का नाम है। 1887, ईयर भी नोट करेंगे, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1887 में पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली 1887 में ये मैगजीन है, इसमें इन्होंने अपना एस्से प्रकाशित करवाया। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इतनी सारी चीजें देख रहे हैं तो ये एस्से इन्होंने लिखा क्यों, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि इसके लिखने का क्या कारण था, क्या बैकग्राउंड है। आइए हम उसको भी जानते हैं। जैसे कि कोई नई शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं कि पहले उसके कुछ चीजें घटित होती हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ बहुत सारे इवेंट्स को मिला करके एक मेजर चैलेंज बनते हैं, कई सारे मेजर चैलेंज बनते हैं। तो वो चैलेंजेस क्या थे विल्सन और अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इर्द गिर्द, जिसके कारण इन्होंने अपना द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का एस्से लिखा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पहले तो अमेरिका में स्पॉइल सिस्टम था। अब देखिए, पहली बात ये क्लियर कर दूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा पुराना कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, मात्र 150 साल भी नहीं हुए हैं अभी भी, 150 साल से भी कम का ये एज अ सब्जेक्ट देखा जा रहा है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस के तौर पे देखें तो ये ओल्ड एज ओल्ड सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन 1887 में ये स्टार्ट हुआ है, तो हम मान के चलेंगे कि ये ज्यादा पुराना सब्जेक्ट नहीं है। और ये जो सब्जेक्ट है ये अमेरिका के इर्द गिर्द घूमता है शुरुआत में, लेकिन अभी जब से ग्लोबलाइजेशन और ये सारी चीजें आई हैं एनपीएम में, तो उसके बाद ये हमारा और कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट डायनामिक्स, ये सब टॉपिक्स जो हैं यहाँ से 1960 के अराउंड हमारा वर्ल्ड वॉर 2 का, उसके बाद से जो चीजें हैं वो थोड़ा सा ग्लोबलाइज होती हैं। नहीं तो उससे पहले हम देखें तो इसको कह सकते हैं कि अमेरिकन ही मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू मिला था इसको, और अमेरिका के अलावा किसी का कोई इसमें इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट के रूप में, डोमेन में, है ना। अब देखिए स्पॉइल सिस्टम क्या था।
स्पॉयल सिस्टम का मतलब है कि सिविल सर्विसेज एक तरह से हम कह सकते हैं, एक जैसे मान लीजिए कोई आईएएस है, पीसीएस है, वो सिविल सर्विसेज का एक मतलब पोस्ट है, तो उसमें जो हमारे अपॉइंटीज हैं वो पॉलिटिकल अपॉइंटीज होंगे। मतलब जो भी रूलिंग पार्टी होगी, रूलिंग पार्टी क्या करेगी कि अपने ही लोगों को वो अपॉइंट करेगी एज अ सिविल सर्वेंट, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे। ठीक है, तो ये कितना अनजस्ट है कि मतलब जो लोग डिजर्व करते हैं पब्लिक सर्विसेज में, लेकिन वो ना हो करके पॉलिटिकल अपॉइंटीज होंगे। अब मान लीजिए कोई है, सरकार को बहुत फेवर कर रहा है, सरकार को बहुत सारा मतलब पैसा ग्रांट कर रहा है, बहुत सारे उनके मतलब इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करा रहा है सरकार को, मतलब तो उसके लिए अब सरकार क्या करेगी इन रिटर्न कि उसको अपॉइंट कर देगी कि हाँ तुम इस जिले के एसपी हो या डीएम हो, इस तरीके से। तो अब वो तो सरकार की बात मानेगा और कोई भी अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं रह जाएगी, सारी चीजें एक तरफा हो जाएंगी, ऑपोजिशन में कोई आवाज नहीं रहेगी, है ना। तो ये सारी चीजें होंगी। फिर उसके बाद हम देखें कि स्पॉयल सिस्टम, उसके अलावा भी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट हो गया था, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था अमेरिका में। और इन सब से लड़ने के लिए, मतलब स्पॉयल सिस्टम को खत्म करने के लिए 1883 में पेंडलसन एक्ट भी आया था, जिसके अंडर ये प्रोविजन था कि 10% जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं वो हम अमेरिका में, मतलब अमेरिकन सिविल सर्वेंट 10% तक की मेरिट सिस्टम के बेसिस पे सेलेक्ट किए जाएंगे या अपॉइंट करे जाएंगे। ठीक है, ये था। अभी तक समझ में आया बैकग्राउंड आप लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज ये देख लेते हैं कि विल्सन ने अगर ये ऐसे लिखा तो ऐसे में इनके क्या की एलिमेंट्स या की प्रिंसिपल्स थे। तो हम 4 से 5 की एलिमेंट्स देखते हैं, प्रिंसिपल्स देखते हैं विल्सन के द्वारा जो दिए जाते हैं। पहला है द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में भी साइंस होना चाहिए। साइंस का मतलब है एक तरीके का ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब कि सबसे पहले तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन में सेलेक्ट करो, उसको एडमिनिस्ट्रेशन में लाया जाए उनको एडमिनिस्ट्रेशन में लाया जाए जिन्होंने उस सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छी नॉलेज गैदर करी है और उसके ऊपर पढ़ाई करी है। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक डिसिप्लिन के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाए, डिसिप्लिन के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाए, ये इनका कहना है, पहला प्रिंसिपल। फिर डाइकोटमी बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब डाइकोटमी प्रिंसिपल ये कहता है इनका कि हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अलग अलग होना चाहिए, उनको अलग अलग होना चाहिए। और ये जो पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स है वो क्या होती है, वो बहुत ज्यादा वैल्यू ओरिएंटेड होती है, वैल्यू ओरिएंटेड होती है, वैल्यू ओरिएंटेड होती है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो फैक्ट्स पे काम करता है, फैक्ट्स पे काम करता है, यानी फैक्ट बेस्ड होता है। तो हम जब देखते हैं कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने एक तरह की दीवार खड़ी कर दी है। मानिए ये पॉलिटिक्स है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, अब दीवार खड़ी कर दी। अब एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, इनका मानना था कि पॉलिटिकल जो मास्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल जो हेड्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो रहा है अमेरिका के अंदर। तो उन्होंने सजेस्ट किया डाइकोटमी। डाइकोटमी में उन्होंने कहा कि मान लीजिए ये नेताजी हैं, नेताजी अब एडमिनिस्ट्रेशन में यानी इम्प्लीमेंट में कोई भी अपना हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है, उसको कट करवा दिया, ऐसा इनका मानना था। लेकिन अब इसमें भी एक फ्लॉ है कि बाद में जाकर जब इनका ये मतलब जो एसे था वो पब्लिश हो गया, तो उसके बाद में लोगों ने इनको मतलब इनका विरोध किया बहुत ज्यादा कि मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों को ही काम करना है। क्योंकि ये पॉलिसी अगर बना रहे हैं तो इनकी मदद से बना रहे हैं, और ये पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इनकी मदद से कर रहे हैं। तो इस वजह से इन दोनों में मतलब परस्पर तालमेल होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन होना जरूरी है। तो इस वजह से इनका बहुत विरोध हुआ। तो बाद में इन्होंने ये भी माना कि
कुछ कुछ मतलब ये लोग बातें कर सकते हैं, ये मिल सकते हैं, मतलब पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कुछ कुछ जगह पे अपनी हेल्प और अपना सजेशन रख सकते हैं और ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर बिजनेस लाइक या लेस अनबिजनेस लाइक। अब बिजनेस का मतलब क्या होता है, इस लाइन में सबसे ज्यादा फोकस कहाँ पे होना चाहिए इस प्रिंसिपल में, बिजनेस पे। बिजनेस का सीधा सा रूल है प्रॉफिट। क्या रूल है, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं तो आपका बिजनेस भी नहीं चल सकता, तो प्रॉफिट होना जरूरी है। तो प्रॉफिट कैसे आएगी, अब यहाँ पे इन्होंने कहा 3 E's, 3 E's इंट्रोड्यूस करा इन्होंने। 3 E's का मतलब है एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी। मतलब यहाँ पे आपको टाइम के साथ में आपको मनी भी बचानी है और उसके साथ में आपको एफर्ट्स भी बचाने हैं, और क्या प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्टिविटी और पोटेंशियल तक पहुंचना है, पोटेंशियल तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये तरह मतलब इन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन को बिजनेस लाइक कर दो, यानी कि मतलब साफ है कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो गया है, बहुत ज़्यादा मनमानी करने लगा है, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई काम टाइम पे नहीं हो रहा है, तो कोई डेडलाइन का मतलब वैल्यू रहा ही नहीं है ना। आज एक पुल मान लीजिए आज एक ब्रिज बनना है, तो वो ब्रिज को बन के खत्म होना है 2 साल में, लेकिन वो जा रहा है 10-10 साल, 12-12 साल। तो ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि एक एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस लाओ, ताकि जो डेडलाइन है उससे पहले ही काम हो जाए और ज्यादा वर्कर्स भी ना लगे, एफर्ट्स भी ना लगे, और प्रोडक्टिविटी बढ़े, और कोई भी डुप्लीकेसी ना हो काम की, और साथ में मनी और रिसोर्सेज भी बचे, ठीक है। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि 1883 यानी 1883 में पेंडलसन एक्ट के थ्रू 10% तक का इन्होंने मेरिट बेस्ड सिलेक्शन कर दिया था सिविल सर्विसेज में। लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं तो ये चाहते थे कि पूरा हो जाए, तो इनके इस प्रिंसिपल को निकोलस हेनरी ने बहुत प्रेज किया, बहुत ज्यादा प्रशंसा करी इनके इस प्रिंसिपल को कि विल्सन का जो मानना है कि जो भी सिविल सर्वेंट होंगे उनका सिलेक्शन मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए, उन्होंने कोई एग्जाम क्रैक किया हो, उनके कोई मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो फिट बैठे हों, तब जाके उनका सिलेक्शन होना चाहिए। इसको निकोलस हेनरी, जो कि बहुत बड़े स्कॉलर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेज किया। ये क्वेश्चन बन सकता है यूजीसी में, और शायद पूछा भी जा चुका है कि किसने प्रेज किया, तो वहां पे अगर आपको ऑप्शन दिखे तो आप प्लीज गो विद दिस ऑप्शन ओनली। फिर उसके बाद हम आते हैं अपने फिफ्थ और लास्ट प्रिंसिपल पे, जो कि इन्होंने बताया कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है आप यहाँ रिक्स को मत लिखिएगा, रिक्स जो हैं वो हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो कंपैरेटिव व्यू है रिक्स ने दिए हैं, उनके टाइम पे बहुत फला और फूला। बट सबसे पहले जब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी वो विल्सन ने करी है, क्योंकि जब अमेरिकन जो बैकग्राउंड में मैंने सारी चीजें बताई ना, वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, बैकग्राउंड के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, तब उस टाइम पे यूरोप बहुत अच्छा कर रहा था इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना, बहुत अच्छा कर रहा था यूरोप। तो विल्सन ने कहा कि हमारे पास अगर कोई चीज नहीं है और हमारा मतलब जो पड़ोसी है या हम जिनसे सीख सकते हैं देख करके, ऑब्जर्व कर करके, तो हम उनको जरूर हमें एडमायर करना चाहिए, और हमें उनसे वो सारी चीजें सीखनी चाहिए जो हमारे लिए फिट बैठती हैं विद अ फिल्टर। फिल्टर यहाँ पे बहुत बड़ी ट्रिक है, फिल्टर लगाने को बोला उन्होंने। क्यों?
क्योंकि सारी की सारी हम चीजें हम लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते किसी की भी, क्योंकि वहाँ का कुछ ना कुछ अलग होगा, पॉलिटिक्स वहाँ की अलग होगी, वहाँ की क्लाइमेट अलग होगा, वहाँ की डेमोग्राफी अलग होगी, है ना। तो सारी चीजें वहाँ की अलग हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें शायद हम अडॉप्ट कर सकते हैं। कुछ चीजें जो अडॉप्ट कर सकते हैं हम केवल और केवल उनको अडॉप्ट करेंगे, फिल्टर लगा देंगे कहाँ पे, ठीक है। यूरोप की ऑटोक्रेसी यहाँ नहीं आनी चाहिए। यूरोप में क्या था, ऑटोक्रेसी मतलब डिक्टेटरशिप थी, वहाँ पे केवल एक नेता का राज होता था और ये सब होते थे, है ना। तो उस टाइम को कम करने के लिए, उस खतरे को कम करने के लिए उन्होंने कहा कि फिल्टर का हम यूज करेंगे और अडॉप्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे हमारे सिस्टम में कुछ चीजों को जो कि यूरोप में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके ये 5 प्रिंसिपल्स खत्म होते हैं, जो कि स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 1887 में विल्सन ने बताया था। अब हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म की। मैं एक कमेंट चाहूंगा सभी लोगों से कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर दीजिएगा। मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि किस स्कॉलर ने विल्सनिज्म को, मतलब जो विल्सन के व्यू हैं, विल्सन की जो डायकोटोमी है उसको अनकॉन्शियसनेस कहा है। ठीक है, विल्सन की जो डायकोटमी है, आपको कमेंट करके बताना है कि किस स्कॉलर ने विल्सन की डायकोटमी को सीरियस अनकॉन्शियसनेस कहा है। ठीक है, ये आपको कमेंट करना है, प्लीज सब लोग करिएगा। जो भी इस बार का नेट दे रहे हैं प्लीज करिएगा, ये आपके लिए मतलब हो सकता है ये क्वेश्चन आपको दिखे। अब देखते हैं क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में हम पहले आ जाएंगे कि बहुत जनरल है, टू जनरल टू वेग, है ना। बहुत ज़्यादा जनरल है, बहुत ज़्यादा वेग है, मतलब शब्दों का मतलब जो चयन हुआ है, डायकॉटमी जल्दी किसी को समझ नहीं आती, बहुत ज़्यादा वियर्ड है ना। फिर उसके बाद ही फेल्ड टू एम्पलीफाई। अब फेल्ड टू एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का यहाँ पे सीधा मतलब है कि वो अपने जो दिए गए प्रिंसिपल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इलेबरेट नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा बता नहीं पाए, बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं कर पाए उसकी। ठीक है, एम्पलीफाई नहीं कर पाए। कैसा? लोग कहते हैं इन्हीं को क्यों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर कहा गया, जबकि हमारे पास तो कौटिल्य हैं जिन्होंने इतना बड़ा अर्थशास्त्र दिया, है ना। उन्होंने तो बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें व्याख्या करी हैं, लेकिन उनको क्यों नहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर कहा गया, पहली चीज़। दूसरी, आप जब मैकियावेली को सुनते हैं या देखते हैं तो मैकियावेली की द प्रिंस, इतना ज़्यादा इलेबोरेशन है उसमें, और प्लस उसके साथ में जब मॉन्टेस्क्यू का हम देखते हैं या सुनते हैं, मॉन्टेस्क्यू को हम सुनते हैं उनके बारे में, तो हमें देखने को मिलता है उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा बताया कि लेजिस्लेटिव अलग होना चाहिए, आपका जुडिशरी अलग होना चाहिए और एग्जीक्यूटिव अलग होना चाहिए। ठीक है, किसी एक के हाथ में सारी चीज़ें कंसोलिडेट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो क्या करता है, करप्शन लाता है और इससे स्टेट बहुत ज़्यादा खतरे में आता है। तो उन लोगों ने, मतलब इन तीनों चारों लोगों ने, जो भी लोग थे, इन सब ने बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इस फील्ड में, लेकिन उनकी बजाय केवल और केवल विल्सन को ही क्यों बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ये क्रिटिसिज्म आता है कि फेल टू एम्पलीफाई, इलेबरेट नहीं कर पाए। फिर इसके बाद आता है कि इन्होंने कहा कि हम इंपोर्ट कर लेंगे सारी के सारे मतलब जो भी अच्छी चीज़ें होंगी यूरोप से। तो इन्होंने जब ये चीज़ कहा इंपोर्ट की, तो सब ने कहा कि वैसे तो जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बुरी चीज़ें आ ही जाएंगी। तो इन्होंने, मतलब कुछ स्कॉलर्स का मानना था कि ये बहुत गलत चीज़ है कि हम अपने ऊपर विश्वास ना करके दूसरे से इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी अपनी वीकनेस को शोकेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपके क्रिटिसिज्म्स खत्म होते हैं। अब रही बात कंक्लूजन की। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि विल्सन की आइडियाज में कोई कमी नहीं थी, विल्सन का सोचना बिल्कुल सही था। वक्त की जो डिमांड थी, वक्त की जो नीड थी, उसको देखते हुए विल्सन ने एक बहुत ही सही अपना एसे दिया, और उस एसे में उन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुए आगे के टाइम में, और इनसे प्रभावित होकर बहुत सारे
थिंकर्स ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया है, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, कुछ कमियां थी कि जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई नहीं किया, बहुत वेग टर्म्स को यूज़ किया और उसके साथ में इम्पोर्ट की बात करी, ऐसा स्कॉलर्स ने कहा। तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं अपने इस लेक्चर को, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे कि प्लीज़ कमेंट में जाइए और बताइए कि विल्सन की डाइकोटमी को किसने सीरियस अनकॉन्शियसनेस कहा है, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।